नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। बेसिकली आप सभी लोग जानते हैं चल रही है आपके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज, जहां पर हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जामिनेशंस में जो पूछे गए हैं, जहां से क्वेश्चंस बने हैं, वो आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के साथ में जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। बेसिकली लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, इसके पहले एक टॉपिक मैंने और भी पढ़ाया है, जाकर के उसको देख लीजिएगा। वहां पर मैंने लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाया है और वहां पर मैंने परमिजिबल और नॉन परमिजिबल रेमिटेंसेस के बारे में बताया हुआ है। तो वो टॉपिक जरूर देखिएगा, उसके बाद इस टॉपिक को देखिएगा। तो बेसिकली जो एलआरएस है वो करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के लिए भी होती है और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के लिए भी होती है। बेसिकली करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं वहां पर हम किसी को, जैसे एजुकेशन के लिए पैसे भेजना है आपको, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे भेजना है आपको, ये सब चीजें शामिल होंगी। ठीक है, कोई टूर जा रहा है उसके लिए पैसे भेजना है मे बी। और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स में आता है जहां पर एसेट्स और लायबिलिटीज में बदलाव आता है। जैसे मैं विदेश में कुछ शेयर्स खरीदना चाहता हूं, मैं विदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूं, तो उससे मेरी एसेट्स में कोई ना कोई बदलाव आएंगे। तो उसी को लेकर के इस टॉपिक में, इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे कि एलआरएस के साथ में कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस किस तरीके से बिहेव करते हैं और उनकी क्या रूलिंग है। आइए चलिए समझते हैं, जानते हैं फटाफट। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले बात करेंगे रेमिटेंसेस टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, कि अगर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में रेमिटेंस करते हैं तो क्या मतलब। देखिए आईएफएससी क्या होते हैं समझिएगा। इंडिया का जो पहला आईएफएससी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, वो कहां पर बनाया गया है? गांधीनगर गुजरात में बनाया गया है। गांधीनगर गुजरात, जो कि गिफ्ट सिटी के नाम से आप सभी लोग परिचित होंगे। गिफ्ट सिटी, ठीक है, गिफ्ट का मतलब ही है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस एंड टेक सिटी। ठीक है, गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात, ये भारत का पहला आईएफएससी है। बेसिकली आईएफएससी क्या है? जैसे इंडिया की कोई कंपनी फॉरेन में अपनी ब्रांच खोलती है ना, सेम वैसे ही फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में जितनी भी ब्रांचेस होती हैं, ये ओवरसीज ब्रांचेस के तरीके से ही रिएक्ट करती हैं। इन पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी डायरेक्ट कंट्रोलिंग नहीं होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे सारे कमर्शियल बैंकों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, बट आईएफएससी में जो बैंकिंग यूनिट्स हैं उन पर कोई डायरेक्टली रूल्स अप्लाई नहीं होता है। जैसे जो आईएफएससी के अंतर्गत जो बैंकिंग यूनिट्स होंगी वो सीआरआर फॉलो नहीं करती हैं, एसएलआर फॉलो नहीं करती हैं, ये सब चीजें वो नहीं फॉलो करती हैं। उनके लिए बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आईएफएससी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। वो सारे के सारे रूल्स बनाने का काम करती है। हाँ, आरबीआई की गाइडलाइंस के थ्रू चीजें चलती हैं, बट डायरेक्टली यहां पर रूल्स अप्लाई नहीं होते। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर का मतलब जो भी एक एरिया है, उस एरिया में जो एंटिटीज हैं वो ऐसे बिहेव करेंगी जैसे वो किसी फॉरेन एरिया में है। समझ गए मेरी बात? तो आइए समझते हैं। तो अगेन विद द व्यू टू डीपन द फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट में जाते हैं। इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर एन अपॉर्चुनिटी इज प्रोवाइडेड टू द रेजिडेंट इंडिविजुअल्स। ये बात हमेशा आएगी क्योंकि एलआरएस जो है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, वो किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए। टू डाइवर्सिफाई their portfolio wherein residents are permitted to make remittances under LRS to IFSCs, जहां पर जो रेजिडेंट है इंडिया के वो आईएफएससीज में भी रेमिटेंस कर सकते हैं, यानी कि पैसा भेज सकते हैं। सेटअप इन इंडिया अंडर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन गाइडलाइंस, सेज की गाइडलाइंस जो होती हैं उसी के अंतर्गत आईएफएससी को एस्टैब्लिश किया जाता है, सब्जेक्ट टू द ओवरऑल लिमिट परमिजिबल अंडर द एक्सटेंट गाइडलाइन। जो एक्सटेंट गाइडलाइंस हैं उसके अंतर्गत जो ओवरऑल लिमिट है, उस लिमिट के अंतर्गत ही पैसा यहां पर भेजा जा सकता है। यानी कि कितना भेजोगे, जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में कोई कंपनी है, वो कोई प्रोडक्ट ऑफर कर रही है, आपको खरीदना है तो आप उसको पैसे भेज सकते हो, वहां पर कंपनियों के शेयर्स खरीद सकते हो, डीलिंग कर सकते हो मतलब। ठीक है, आगे समझते हैं यहां पर। तो रेमिटेंसेस शैल बी मेड ओनली फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन आईएफएससीज इन सिक्योरिटीज। ये जो पैसा भेजोगे ये सिर्फ किसके लिए होगा? इन्वेस्टमेंट के लिए होगा आईएफएससीज में, इन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का मतलब ही है प्रतिभूतियां, यानी कि जो निवेश के माध्यम से होते हैं। अदर देन दोज इश्यूड बाय एंटिटीज कंपनीज रेजिडेंट आउटसाइड एफएससी इन इंडिया। हाँ समझ लीजिएगा, हम यहां पर जो इन्वेस्टमेंट करेंगे आईएफएससीज में, सिक्योरिटीज में, ये एंटिटीज या कंपनीज जो हैं रेजिडेंट इन इंडिया, जो अगेन अदर देन इंडिया में रेजिडेंट नहीं होनी चाहिए वो एंटिटीज। मैंने क्या कहा? यहां पर जो एंटिटीज हैं बेसिकली इंडिया की भी एंटिटीज हैं जो ओवरसीज ब्रांचेस की तरीके से बिहेव करती हैं, और बाहर की भी ब्रांचेस हैं यहां पर। तो बेसिकली इंडियन एंटिटी नहीं होना चाहिए, बात ध्यान रखिएगा।
देन ओपनिंग ऑफ अ नॉन इंटरेस्ट बियरिंग फॉरेन करेंसी अकाउंट। नॉन इंटरेस्ट बियरिंग यानी कि एक तरीके का करंट अकाउंट है, फॉरेन करेंसी अकाउंट होता है ये, और नॉन इंटरेस्ट बियरिंग यानी कि किसी भी प्रकार का कोई ब्याज नहीं मिलेगा। इन आईएफएससी परमिटेड फॉर द मेकिंग अबव परमिसिबल इन्वेस्टमेंट अंडर एलआरएस। एलआरएस के अंतर्गत जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उसी बात यहां पर की जा रही है। अगेन समझ गए कि नहीं? तो फॉरेन करेंसी अकाउंट इनका ओपन कर दिया जाएगा जिसमें ये पैसे रख सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एनी फंड्स लाइंग आइडल इन द अकाउंट, अगर कोई भी पैसा इन अकाउंट्स में रह जाएगा फॉर अ पीरियड अप टू 15 डेज, 15 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ क्रेडिट इनटू अकाउंट शैल बी इमीडिएटली रिपैट्रिएटेड टू डोमेस्टिक आईएनआर अकाउंट ऑफ द इन्वेस्टर इन इंडिया। जैसे ऐसे समझिएगा, अगर आप डीमैट अकाउंट में डील करते हैं यानी कि शेयर्स वगैरह खरीदते हैं तो आपको बैंक अकाउंट से पैसे डालना पड़ता है डीमैट अकाउंट में। डीमैट अकाउंट में भी सेबी की गाइडलाइंस है, ठीक है। सेबी की गाइडलाइंस के अंतर्गत डीमैट में जितना भी पैसा है वो अगर आइडल पड़ा है, उससे आपने शेयर्स वगैरह नहीं खरीदे हैं, तो वो पैसा एक समय के बाद वापस आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है। यहां ऐसा ही समय 15 दिन का है। जो आपने पैसे भेजे हैं फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में कुछ सिक्योरिटीज को परचेज करने के लिए, अगर आप परचेज नहीं करते हैं तो 15 दिन बाद वो वापस जो आपका इंडियन अकाउंट है वहां पर रिपैट्रिएट कर दिए जाएंगे, मतलब जहां से आया है पैसा वही वापस भेज दिया जाएगा। Then no domestic transactions are permissible to be settled with other residents through the FCAs held in IFSCs। जो फॉरेन करेंसी अकाउंट आपका IFSC में हेल्ड है यानी कि IFSC में खोला गया है, उससे किसी भी प्रकार के आप कोई डोमेस्टिक ट्रांजेक्शंस नहीं कर सकते हो। वो सिर्फ और सिर्फ IFSCA के अंतर्गत IFSC में ट्रांजेक्शन के लिए ही परमिटेड है। एडी बैंक्स अलाउइंग सच रेमिटेंसेस, एडी बैंक्स का मतलब है ऑथराइज्ड डीलर बैंक, जो इन सब चीजों को देखते हैं। सच रेमिटेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ रेजिडेंट individuals shall comply with all other terms and conditions including reporting requirements under the scheme। समझिएगा यहां पर। देन आगे बात करते हैं, remittances of capital account nature can be made under LRS for the following। ये क्या है? ओपनिंग ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट अब्रॉड, विदेश में। अब आप अभी IFSCA की बात थी, अब आप विदेश में अपना फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन करते हो, किस बात के लिए? परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अब्रॉड। इमूवेबल का मतलब क्या है? जो लैंड एंड बिल्डिंग्स है वो इमूवेबल होती है, यानी कि अचल संपत्ति जिसे कहते हो ना, चल अचल। चल के अंतर्गत क्या आता है? आपकी जेब में जो कैश है, ठीक है, आपके जो दुकान में स्टॉक है, ये चल संपत्ति है आपकी, ठीक है। अचल यानी कि जिसको हिला नहीं सकते हो, लैंड एंड बिल्डिंग्स, आपकी जो भूमि है वो अचल संपत्ति है। तो अगर ऐसा कुछ खरीदते हो तो उसके लिए फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन करवा सकते हो। देन मेकिंग इन्वेस्टमेंट अब्रॉड इन द फॉर्म ऑफ, अब क्या क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? इक्विजिशन एंड होल्डिंग ऑफ शेयर्स बोथ इन लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनीज, तो एक शेयर्स आप खरीद सकते हो, बोथ लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज की बात हो रही है। इक्विजिशन ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट, देखो डेट इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब है डेट इंस्ट्रूमेंट्स बिहेव करते हैं जस्ट लाइक लोन। इक्विटी इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो तो इक्विटी का मतलब है आप मालिक हो। जैसे मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता हूं तो कंपनी को प्रॉफिट होगा तो ही मुझे डिविडेंड मिलेगा, कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा तो मुझे किसी भी प्रकार का कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इक्विटी यानी कि मैं ऑनर हूं कंपनी का, ऑनर के जैसे बिहेव करूंगा। डेट यानी कि मैंने लोन दिया है कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, कंपनी भाड़े में जाए, मुझे जितना वादा किया गया है ब्याज का मिलेगा। सिंपल सी बात है, यहां पर भी जो ब्याज का वादा किया गया है वो मिलेगा। तो ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे डिबेंचर हो गया, बॉन्ड्स हो गया, ये सब डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनमें निवेश कर सकते हो। अब एक्विजिशन ऑफ क्वालिफिकेशन शेयर्स ऑफ एन ओवरसीज कंपनी फॉर होल्डिंग द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, अगर आप पोस्ट ऑफ डायरेक्टर्स होल्ड करते हो किसी कंपनी में, ओवरसीज कंपनी में, तो भी एक्विजिशन कर सकते हो जितनी भी क्वालिफिकेशन शेयर्स की है उसका, ठीक है। देन मेकिंग इन्वेस्टमेंट अब्रॉड इन द फॉर्म ऑफ, यही चल रहा है जो ये बी चल रहा था पॉइंट, यही पॉइंट आगे भी कंटिन्यू है। एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी टुवर्ड्स प्रोफेशनल सर्विसेज, किसी फॉरेन कंपनी के शेयर्स आप एक्वायर कर सकते हो इस फॉरेन करेंसी अकाउंट में जो पैसा है उससे, बस आपने क्या किया, यहां पर प्रोफेशनल सर्विसेज दी हैं, ठीक है, डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन, या फिर आप निदेशक हो यहां के और पारिश्रमिक के रूप में आपको मिला है। यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड या वेंचर कैपिटल फंड्स, अनरेटेड डेट सिक्योरिटीज, प्रोमिसरी नोट एक्सेट्रा, इन सब की बात हो रही है, इन सब में भी आप निवेश कर सकते हो। सेटिंग अप ऑफ ज्वाइंट वेंचर्स, जेवीडब्ल्यूएस का मतलब है ज्वाइंट वेंचर और होली ऑन्ड सब्सिडरीज outside India where the joint ventures wholly owned subsidiary is engaged in a bona fide business activities। bona fide का मतलब है जो प्रमाणित हैं, ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज हैं जो अलाउड है या प्रमाणित हैं, तो भी आप उसके लिए यहां पर पैसा लेकर के आ सकते हो। देन एक्सटेंडिंग लोन्स इंक्लूडिंग लोन्स इन INR टू NRIs,
इंडियन रुपी से लोन एक्सटेंड किया जा रहा है किसको? एनआरआईज को, नॉन रेजिडेंट इंडियंस को, हु आर क्लोज रिलेटिव्स, जो क्लोज रिलेटिव्स हैं। अब क्या क्या है? अ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम मेकिंग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर्स, होली ऑन्ड सब्सिडरीज विच इज इंगेज्ड इन द फॉलोइंग। समझिएगा, यहां पर कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, यानी कि अभी यहां पर एक्सटेंडिंग लोन की बात हो रही है, लोन किसको दिया जा रहा है? एनआरआईज को। अभी ये पॉइंट समझते हैं, लेकिन इसके पहले एक पॉइंट और समझ लीजिएगा, देन आपको मैं क्लियर कर दूंगा। ये है, ठीक है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जस्ट हां, लोन बाई रेजिडेंट इंडिविजुअल्स टू एनआरआई क्लोज रिलेटिव्स। यहां पर समझिएगा ये कहानी कि लोन किसको दिया जा रहा है? रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के द्वारा एनआरआई के क्लोज रिलेटिव्स को। तो द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू बी कंपाइल्ड। लोन इज अ फ्री ऑफ इंटरेस्ट, लोन जो है इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए। मिनिमम मैच्योरिटी कितनी होनी चाहिए लोन की? 1 ईयर। फॉर बोरोवर्स पर्सनल रिक्वायरमेंट्स और फॉर बिजनेस पर्पस। ये लोन क्या दिया जाना है? बोरोवर्स के पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए या उसके बिजनेस के लिए। अब आगे यहां पर समझते हैं जहां पर छोड़ा था आपको। तो एक्सटेंडिंग लोन्स इंक्लूडिंग लोन इन आईएनआर, ये यहां पर क्या था? इंडियन रुपी का लोन दिया जा रहा था किसको? नॉन रेजिडेंट इंडियंस को, हु आर क्लोज रिलेटिव्स, जो क्लोज रिलेटिव है, आपका सगा संबंधी है। तो आर रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, यानी कि यहां रहने वाला भारतीय, ये प्रोहिबिटेड है फॉर मेकिंग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है कहां पर? किसी भी प्रकार के ज्वाइंट वेंचर या होली ऑन्ड सब्सिडरीज जो कि इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। कहां पर? अगर कोई रियल एस्टेट बिजनेस में इन्वॉल्व है तो निवेश नहीं कर सकता, अगर बैंकिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है तो निवेश नहीं कर सकता, और फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज के बिजनेस में इन्वॉल्व है तो भी नहीं कर सकता। आगे समझिएगा। The following are also to be compiled with reference to LRS for capital account transactions। क्या क्या है? The resident individuals to designate a branch। जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, स्कीम सिर्फ इसी के लिए है, इसलिए ये रेजिडेंट इंडिविजुअल शब्द बार बार आएगा, ध्यान रखिएगा। टू डेजिग्नेट अ ब्रांच ऑफ एन एडी, एडी का मतलब है एडी बैंक, एथराइज्ड डीलर बैंक, थ्रू विच ऑल द रेमिटेंसेज रिलेटिंग टू कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस आर टू बी अफेक्टेड। यानी कि ये जो भी रेजिडेंट इंडिविजुअल्स है वो अथराइज्ड डीलर के किसी एक बैंक ब्रांच को कंफर्मेशन कर सकता है, वहीं से सारे रेमिटेंसेस जो हैं वो इफेक्ट में आएंगे। तो समझिएगा, द इंडिविजुअल शुड हैव मेंटेन्ड अकाउंट विद द ब्रांच फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। लेकिन ये सब वो तभी कर सकता है जब अकाउंट कब से रखा हो उसने? 1 वर्ष से रखा हो मिनिमम, ठीक है, प्रायर टू द डेट, और रेमिटेंस एंड द डीलिंग शुड बी सेटिस्फैक्टरी। और एडी बैंक के साथ जो डीलिंग्स है वो सेटिस्फैक्टरी डीलिंग होनी चाहिए। देन आगे बात आती है इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल्स अप टू द लिमिट ऑफ $2,50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर। एलआरएस की लिमिट ही मैंने आपको बताई हुई है $2,50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो उसी लिमिट में आप क्या कर सकते हो? प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। नो क्रेडिट फैसिलिटीज टू बी एक्सटेंडेड टू फैसिलिटेट कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस। किसी भी प्रकार की कोई उधारी नहीं दी जाएगी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस को मेंटेन करने के लिए, ध्यान रखिएगा। रेमिटेंसेस कैन बी कंसोलिडेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली मेंबर्स। ये जो रेमिटेंसेस हैं कंसोलिडेट किया जा सकता है इकट्ठा फैमिली मेंबर्स, यानी कि फैमिली में कई मेंबर्स हैं तो इकट्ठा किया जा सकता है। सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल फैमिली मेंबर्स कंप्लाइंग विद द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड ऑल द फैमिली मेंबर्स आर को ऑनर्स। सभी फैमिली मेंबर्स क्या है? को ऑनर्स है, यानी कि जो काम आप कर रहे हो उसके क्या है? वो मालिक हैं। आप कहीं प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो वो व्यक्ति भी को ऑनर है, तो आप कंबाइन कर सकते हो अपनी एलआरएस लिमिट को। को पार्टनर्स हैं या फिर ओवरसीज प्रॉपर्टी ज्वाइंट ओनरशिप है। Then a resident individuals either singly or in association with another resident individual Indian party make overseas direct investment in equity shares and compulsorily convertible preference shares of a joint venture outside India। इंडिया के बाहर कोई ज्वाइंट वेंचर या होली ऑन्ड सब्सिडरी है। ज्वाइंट वेंचर का मतलब दो लोगों को मिला के बना है, होली ऑन्ड सब्सिडरी का मतलब है, ठीक है, कि आप एक आपने वेंचर खोला है जो 100% आपके स्वामित्व में है, होली ऑन्ड, ठीक है। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स या तो सिंगली या किसके साथ? किसी इंडियन पार्टी के साथ मिलकर सीधे ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर सकता है, किसमें? इक्विटी शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स। देन इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द कैपिटल, आप कैपिटल में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए के अंतर्गत जो फॉरेन एंटिटी है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसमें आप निवेश कर सकते हो किसी टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत। देन परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑफ अ फॉरेन एंटिटी, कोई फॉरेन एंटिटी के आप एग्जिस्टिंग
ठीक है, परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑफ अ फॉरेन एंटिटी, ठीक है, ईदर बाय मार्केट परचेज, या तो सीधे मार्केट से खरीद सकते हो, या प्राइवेट प्लेसमेंट यानी कि सीधे कंपनी से बात करके खरीद सकते हो, थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे इंडिया में बीएससी एनएससी है, ऐसे आप कर सकते हो, बट डज नॉट इंक्लूड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यहां पर इंक्लूडेड नहीं है। देन आगे समझिएगा, आगे मैंने बता दिया था लोन बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल्स टू एनआरआई क्लोज रिलेटिव्स, ठीक है, तो क्लोज रिलेटिव को क्या किया जाएगा, लोन पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, मिनिमम मैच्योरिटी 1 ईयर की होगी, बोरोवर की पर्सनल रिक्वायरमेंट या बिजनेस पर्पस के लिए ही दिया जाएगा, और लोन शैल नॉट बी यूटिलाइज फॉर, जो लोन दिया जाएगा वो कहां कहां पर यूटिलाइज नहीं किया जाएगा, तो बिजनेस ऑफ चिट फंड और निधि फंड्स इसमें नहीं किया जाएगा, एग्रीकल्चरल प्लांटेशन और रियल एस्टेट एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस, ट्रेडिंग इन टीडीआरस, ठीक है, तो अगेन ये सब में, और प्रोसीड्स जो पैसा आएगा लोन से वो क्रेडिट किया जाएगा कहां पर, एनआरओ अकाउंट में, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट होता है किसका, एनआरआई या पर्सन ऑफ इंडियन ओवरसीज का, पीआईओ का। द लोन अमाउंट शैल नॉट बी परमिटेड नॉट बी रिमिटेड आउटसाइड इंडिया, ये जो अमाउंट है, ठीक है, आउटसाइड इंडिया रिमिट नहीं किया जाएगा क्योंकि लोन के थ्रू मिला है। रीपेमेंट शैल बी फ्रॉम इनवर्ड रिमिटेंसेज, जो रीपेमेंट किया जाएगा इनवर्ड रिमिटेंस यानी कि जो पैसा आएगा उससे किया जाएगा, और ट्रांसफर्स फ्रॉम एनआरओ एनआरई एफसीएनआर अकाउंट्स यहां से किया जाएगा। तो ये पूरी कहानी थी रिलेटेड टू कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस थ्रू एलआरएस, लिबरलाइज रेमिटेंसेस की। अब डबल धमाका सेल की बात कर लेते हैं, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल आ गई दोस्तों, डबल धमाका शेयर। डबल धमाका सेल में CAIIB का महापैक दिया जा रहा है, जिसकी 12 मंथ की कॉस्ट है 4799, 6 मंथ की कॉस्ट है 3299, और 24 मंथ्स की कॉस्ट है 6799। 15 प्लस बैचेस यहां पर आपको मिलते हैं, 200 प्लस क्लास नोट्स हैं, 2000 प्लस लाइव क्लासेस हैं, 500 प्लस मॉक क्विज़ नोट्स हैं, और 24/7 डाउट सपोर्ट है। तो ये बैच आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 60% ऑफ आपको यहां पर मिल ही रहा है। देन जैप कैब का महापैक आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है, 2 सालों के लिए 7199 का, 12 मंथ के लिए 5299 का है, ठीक है। देन अगेन यहां पर समझ लीजिएगा CAIIB फाउंडेशन बैच दिसंबर 2025 के लिए, ठीक है, दिसंबर 2025 के लिए बैच 2.0 ये भी लॉन्च कर दिया गया, 2299 दोनों जगह प्राइजेस हैं। देन आगे इंडिविजुअल बैचेस भी आप ले सकते हो, ABM का कोर्स हो गया, BFM का मेरा कोर्स हो गया 599 में, ठीक है, ऑफ चल रहा है इस समय, और BRBL का भी आप ले सकते हो, ठीक है। देन BRBL ये है, और ABFM यहां पर है 599, और बाकी कोर्सेज भी हैं जो इंडिविजुअल हैं, ठीक है, वो भी आप ले सकते हो, जैसे HRM का कोर्स है, रूरल बैंकिंग का कोर्स है, जो इलेक्टिव पेपर्स आपके CAIIB में होते हैं, बहुत ही कम प्राइस रखा गया है, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, सेंट्रल बैंकिंग हो गया, यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सारे ऑफर्स हैं, आप ले सकते हो। अगेन अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, थैंक यू।